गौरक्षकों को हिंसक घटनाओं के साथ जोड़ना ठीक नहीं। गौरक्षा के नाम पर लोगों की कथित रूप से पीट कर हत्या किए जाने की हालिया घटनाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को स्पष्ट रूप से गौरक्षकों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि गौरक्षकों को हिंसक घटनाओं के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। भागवत ने इसके साथ ही कहा कि गौरक्षकों और गौपालकों को चिंतित या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। चिंतित आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को होना चाहिए, गौरक्षकों को नहीं। उन्होंने साथ ही ऐलान किया कि गौरक्षा व गौसंवर्धन का वैध व पवित्र परोपकारी कार्य चलेगा और बढ़ेगा, और यही इन परिस्थितियों का उत्तर भी है। अखाड़ों के करतब के बीच शानो शौकत से निकला मुहर्रम का जुलूस। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। इस महीने का 10वां दिन बेहद अहम होता है। कहते हैं इसी दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन एक धर्मयुद्ध में शहीद हुए थे। इस दिन को आशुरा कहा जाता है। इस पर्व का मुख्य आकर्षण बांस की पतली लकड़ियों से बने ढांचे होते हैं जिन्हें ताजिया कहा जाता है। इसका वर्णन इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक हदीस में देखने को मिलता है। पिपराइच के कादरी अखाड़ा उत्तर प्रदेश के मोतवल्ली अध्यक्ष सैयद खुर्शीद अनवर कादरी के अगुवाई में निकले जुलूस। रम का जुलूस सुबह 9 बजे से निकलना शुरू हुआ। शहर के विभिन्न मोहल्लों से ताजिएदार अपनी ताजिया के साथ विभिन्न मार्गों से होते हुए करबला पहुंचे। पिपराइच के कादरी अखाड़ा उत्तर प्रदेश के मोतवल्ली अध्यक्ष सैयद खुर्शीद अनवर कादरी ने लोगों को मुहर्रम की बधाई दी। कार्यक्रम में उपस्थित एस.डी.एम. गोरखपुर, एस.ओ. पिपराइच, समस्त कादरी अखाड़ा के उस्तादों व अन्य उपस्थितों का मोतवल्ली अध्यक्ष सैयद खुर्शीद अनवर कादरी ने हार्दिक अभिनंदन किया। शहर की करीब 2 दर्जन से अधिक ताजियों को संजाने संवारने में ताजिएदारों में होड़ रही। एक से एक हुनर का इस्तेमाल ताजिया बनाने में किया गया। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 जौनिसार साथियों की करबला में शहादत की याद में परंपरानुसार ताजियों और अखाड़ों का शानदार जुलूस निकाला। नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए देर रात करबला में संपन्न हुआ। अखाड़ों में युवाओं ने विभिन्न करतब दिखाए। दीपावली के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाल सकते हैं राहुल। राजस्थान के कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी दीपावली के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाल सकते हैं। पायलट ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब राहुल को आगे आकर पार्टी संभालनी चाहिए। उन्होंने कहा, लीडर्स के सरनेम को पॉलिटिक्स में किसी खामी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। सरनेम उन्हें यहां तक ला सकता है, लेकिन अंत में लीडर्स की परफॉर्मेंस से ही उसका कद तय किया जाता है। पायलट ने कहा, राहुल को प्रेसिडेंट बनाने के लिए लंबे समय से तैयारी चल रही है। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं और दीपावली के कुछ ही दिनों बाद वे प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाल सकते हैं। राहुल को लेकर पार्टी के भीतर एक आम भावना है कि अब वो वक्त आ गया है जब राहुल गांधी को पार्टी का चार्ज अपने हाथों में लेकर लीड करना चाहिए। आईआरसीटीसी से टिकट खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि ऑनलाइन रेलवे टिकटों पर दुर्घटना बीमा योजना के तहत निजी क्षेत्र की 3 कंपनियों को 1 सितंबर 2016 से 31 जुलाई 2017 तक 24.53 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि का भुगतान किया गया, लेकिन इस अवधि में महज 25 बीमा दावा प्रकरणों में कुल 2.06 करोड़ रुपए का मुआवजा अदा किया गया। मध्य प्रदेश के नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने बताया कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के एक संयुक्त महाप्रबंधक ने उन्हें यह जानकारी दी है। गौड़ की आरटीआई अर्जी पर भेजे गए जवाब में बताया गया कि ऑनलाइन रेलवे टिकटों पर दुर्घटना बीमा योजना के लिए 3 कंपनियों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से अनुबंध किया गया है। आरटीआई से पता चलता है कि ऑनलाइन रेलवे टिकटों पर 1 सितंबर 2016 से शुरू हुई दुर्घटना बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक 26,67,24,913 यात्रियों का बीमा कराया गया। इसके एवज में तीनों कंपनियों को प्रति यात्री 92 पैसे के प्रीमियम की दर से कुल 24,53,86,920 रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इस योजना के तहत 31 जुलाई तक 25 बीमा दावा मामलों में कुल 2,06,20,014 रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया। राम रहीम की हनीप्रीत ने पंचकुला में किया सरेंडर। राम रहीम की कथित बेटी हनीप्रीत को मंगलवार दोपहर 3 बजे हरियाणा पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। पंचकुला पुलिस कमिश्नर ने कहा, हनीप्रीत को एक और महिला के साथ पकड़ा गया। इस महिला का नाम बताने से उन्होंने इनकार कर दिया। पंचकुला पुलिस कमिश्नर एएस चावला ने कहा, हनीप्रीत के साथ जो महिला थी उसका नाम सुखदीप है। वो भी डेरा स्पोटा है और उसने बताया है कि हनीप्रीत पिछले कई दिनों से भटिंडा में उसके घर में थी।
बता दें कि राम रहीम को 25 अगस्त को रेप केस में सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया था। वह हेलीकॉप्टर में बाबा के साथ रोहतक गई, लेकिन उसके बाद से फरार थी। 39 दिन बाद हनीप्रीत पहली बार मंगलवार को मीडिया के सामने आई। बता दें कि हनीप्रीत पर देशद्रोह का मामला दर्ज है। पंचकुला पुलिस कमिश्नर एएस चावला ने मीडिया से बातचीत में कहा, हनीप्रीत को हरियाणा पुलिस ने पटियाला जीरकपुर हाईवे से दोपहर 3 बजे अरेस्ट किया। हनीप्रीत को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जा। पुलिस कमिश्नर ने बताया, हरियाणा एसआईटी के एसीपी मुकेश के पास हनीप्रीत के बारे में खबर आई थी कि वो इनोवा गाड़ी में ट्रैवल कर रही हैं। इसके बाद कार्रवाई की गई। लालू और तेजस्वी ने सीबीआई के समक्ष पेश होने के लिए और समय मांगा। राजद नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई के समक्ष उपस्थित होने के लिए और समय मांगा है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब लालू यादव को पूछताछ के लिए 5 अक्टूबर और तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए 6 अक्टूबर को पेश होने को कहा गया। इससे पहले भी सीबीआई ने इनको पेश होने का समन भेजा था। उस वक्त इन्होंने 1 सप्ताह का वक्त मांगा था। गौरतलब है कि इससे पहले सीबीआई की 27 अधिकारियों की टीम ने लालू प्रसाद यादव के 12 ठिकानों पर कुछ समय पहले छापेमारी की थी। इस दौरान राबड़ी देवी, उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव समेत 7 लोगों से घंटों पूछताछ की गई। इस जांच में सामने आया कि 2006 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, खुदकुशी करने जैसा मामला है। नोटबंदी, केवल 2.5 लोग चला रहे हैं सरकार, अरुण शौरी। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। शौरी ने कहा कि आप भले ही नोटबंदी को साहसिक कदम बताएं, लेकिन ये खुदकुशी करने जैसा मामला है। केंद्र सरकार को फिलहाल 2.5 लोग चला रहे हैं। हाल ही में पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने कहा था कि इकोनॉमी में तो पहले से ही गिरावट आ रही थी, नोटबंदी ने तो सिर्फ आग में घी का काम किया। शौरी कहते हैं, सरकार ने नोटबंदी के समर्थन में जो तर्क दिए, क्या आज भी वो जिंदा हैं? क्या ब्लैक मनी पूरी तरह से वाइट हो गई? आतंकी आज भी भारत आ रहे हैं। आज सरकार के पास कुछ भी कहने को नहीं है। अमित शाह ने तकनीकी कारणों को मौजूदा मंदी की वजह बताई थी। शौरी ने कहा कि शाह क्या मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं। आप सरकारी आंकड़ों को बहुत देर तक छिपाकर नहीं रख सकते। जो सरकार चला रहे हैं, वे कोई भी सच या सलाह सुनना नहीं चाहते। शौरी ने कहा, यह महज 2.5 लोगों की सरकार है। एक नरेंद्र मोदी, दूसरे अमित शाह और तीसरे घर के वकील हैं। ये लोग कोई खास काबिलियत नहीं रखते। इनके आसपास जो भी लोग हैं, उनके पास भी महारत नहीं है। ये लोग एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं। बाहर क्या हो रहा है, ये इन्हें सुनाई नहीं देता। आरबीआई ने छोटे मझोले कारोबारियों को संकट में डाल दिया। यशवंत सिन्हा, पी चिदंबरम और दूसरे इकोनॉमिस्ट लगातार बोल रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे, आरबीआई सर्वे में भी सच सामने आया है। जीडीपी लुढ़ककर 3.7 पर आ गई है। 2015-16 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 9% था, जो इस साल अप्रैल-जुलाई में घटकर सिर्फ 1.7% रह गया। ये चिंता की बात है। 2 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, एक्साइज ड्यूटी घटी। आज रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने इस पर लगने वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। बता दें कि 16 जून से सरकार ने डायनामिक फ्यूल प्राइस का फॉर्मूला अपनाया था, जिसमें डेली बेसिस पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिव्यू हो रही हैं। यह फैसला लागू होने के बाद से 1 जुलाई के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 7.29 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुकी हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 70.38 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। इससे पहले अगस्त 2014 में दिल्ली में पेट्रोल महंगा होकर 70.33 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया था। इसी तरह से डीजल की कीमतों में 1 जुलाई के बाद से 5.36 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें 3 महीने से बढ़ रही थीं। 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने पहली बार एक्साइज ड्यूटी में कमी की है। इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ते हो गए हैं। दिल्ली में 3 अक्टूबर को पेट्रोल 70.88 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 59.14 रुपए प्रति लीटर था। एक्साइज ड्यूटी कम करने से सरकार को 1 साल में 26,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। अगर इस वित्त वर्ष के बचे हुए महीनों 31 मार्च 2018 तक की बात करें तो यह घाटा 13,000 करोड़ रुपए होगा। सरकार ने नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। जुलाई के बाद से ही पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ रहे थे, लेकिन सरकार ने जब एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाई तो उसकी आलोचना होने लगी। राहुल ने योगी को बताया अंधेर नगरी का चौपट राजा।
दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल को यूपी की टूरिज्म बुकलेट में जगह नहीं दिए जाने पर राजनीति गरमाई है। कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने इस विवाद को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसा। उन्होंने मंगलवार को योगी सरकार की तुलना चौपटा राजा के कामकाज से की। ताजमहल विवाद से जुड़ी एक खबर ट्वीट करते हुए राहुल ने लिखा, सूरज को दीपक न दिखाने से उसकी चमक नहीं घटती। ऐसे ही राज के लिए भारतेदू ने लिखा था, अंधेर नगरी, चौपट राजा। बता दें कि यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर से बनी ऐतिहासिक इमारत देश विदेश के टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सपा नेता नरेश अग्रवाल ने कहा, पूरे विश्व में ताजमहल की वजह से भारत की अलग पहचान है, लेकिन योगी सरकार यूपी को नई पहचान देना चाहती है जो सांप्रदायिक ताकतों के लिए माकूल है। सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा, दुनिया भर के टूरिस्टों के लिए ताजमहल एक प्रमुख जगह है। इससे यूपी की इकोनॉमी को भी मजबूती मिलती है। लोग उन पर यूपी सरकार केवल हंसेंगे क्योंकि उन्होंने इतिहास और ताजमहल की सुंदरता को नजरअंदाज किया। 22 लाख कारोबारियों को नहीं चुकाना है 1 रुपया भी जीएसटी। अरुण जेटली ने शुक्रवार को जीएसटी में काफी राहत दी। बावजूद इसके काफी लोग छोटे कारोबारियों पर भारी टैक्स का हल्ला मचा रहे हैं। हालांकि शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि जुलाई में जीएसटी रिटर्न फाइल करने वाले 54 लाख कारोबारियों में 40% को किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाना है। इसका सीधा मतलब है कि करीब 22 लाख लोगों को जीएसटी के नाम पर 1 रुपया भी नहीं जमा करना है। बाकी 32 लाख में बड़ी तादाद में ऐसे कारोबारी हैं जिन्हें नकद जीएसटी नहीं भरना है। दरअसल इन कारोबारियों ने उस राशि से टैक्स भुगतान का ऑप्शन चुना है जो वे 1 जुलाई को जीएसटी लागू होने से पहले सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी के तौर पर जमा कर चुके थे। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 32 लाख टैक्स पेयर्स में से 70% ऐसे हैं जिन्हें 1 रुपये से 33,000 रुपये तक टैक्स भुगतान करना है। महज 0.3% या 10,000 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने जुलाई में कुल टैक्स कलेक्शन का 2/3 हिस्सा चुकाया है। सरकार के मुताबिक जुलाई में टैक्स के तौर पर 94,000 करोड़ रुपए जुटाए गए। 13 अक्टूबर को बंद रहेंगे 54,000 पेट्रोल पंप। पेट्रोलियम डीलर्स ने अपनी मांगों को लेकर 13 अक्टूबर को देशभर के 54,000 पेट्रोल पंपों की हड़ताल का ऐलान किया। एसोसिएशन की यूनाइटेड बॉडी यूपीएफ ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी में शामिल करे ताकि डीलर्स के लिए बेहतर मार्जिन और कमीशन सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही रोजाना पेट्रोल डीजल के रेट बदलने के सिस्टम को खत्म किया जाए। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मांगे नहीं मानी तो 27 तारीख से बेमियादी हड़ताल शुरू होगी। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मेंबर अजय बंसल ने कहा, हमारी मांगे डीलर के मार्जिन और कमीशन को लेकर हैं। मौजूदा वक्त में सप्लाई में कई तरह की गड़बड़ियां हैं। डीलर्स चाहते हैं कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए। अगर ऑयल कंपनियों की तरफ से हमें वक्त पर सही जवाब नहीं मिला तो 27 अक्टूबर से बेमियादी हड़ताल की जाएगी। इस दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खरीद बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। कंपनियों ने हमारी मांगों को नवंबर 2016 से लटका रखा है। इसके लिए 28 जून को ऑयल कंपनियों और कैबिनेट सेक्रेटरी को लेटर लिखा था, लेकिन अब तक कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। हड़ताल से उन पर दबाव बनेगा। आयकर विभाग ने राबड़ी देवी और बेटी हेमा की 3 प्रॉपर्टी की जब्त। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे राष्ट्रीय जनता दल राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आयकर विभाग आईटी ने लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी हेमा यादव की पटना स्थित 3 संपत्तियां अस्थायी तौर पर जब्त कर ली हैं। पटना आयकर विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि पटना के दानापुर और फुलवारी शरीफ स्थित राबड़ी देवी और हेमा यादव की कुल 3 संपत्तियों को 90 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर जब्त किया गया है। बिहार, नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप। बिहार के बांका जिले के सुइया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ उसी गांव के 3 युवकों द्वारा दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार अंतुआ गांव की रहने वाली पीड़िता 4 अक्टूबर को गांव के ही पास जंगल में बकरी चराने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही 3 युवकों ने नाबालिग पीड़िता को जबरन दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान युवकों ने दुष्कर्म का वीडियो बनाकर सोशल साइट पर वायरल कर दिया। आज करवा चौथ पर पत्नियां मांगेगी पतियों की लंबी आयु।
कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला करवा चौथ का त्योहार आज है। इस मौके पर महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखेंगी और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य चढ़ाकर व पति के हाथों पानी पीकर व्रत खोलेंगी। पत्नियां अपना व्रत चांद देखने के बाद ही खोल सकती हैं। ऐसे में उन्हें इंतजार रहता है कि वो कब चंद्रमा के दर्शन कर सकेंगी। 8 अक्टूबर को आपके शहर में चांद कब नजर आएगा, इस बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। करवा चौथ पर पूजन का समय शाम 6 बजे से 7:05 तक है। पूजा के बाद ही चांद निकलने पर महिलाएं अपना व्रत तोड़ सकेंगी। सभी जगह चंद्रमा रात 8 बजे के बाद भी निकलेगा। वक़्त से घरेलू काम नहीं कराएंगे अफसर। रेलवे में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर जारी किया। इसके मुताबिक अब कोई भी रेलवे अफसर निजी कामों के लिए घरों में वर्कर्स की ड्यूटी नहीं लगा सकता है। साथ ही ऐसा करने वाले अफसरों के लिए फॉरेन वर्कर्स को रिलीव करने के ऑर्डर दिए गए, ताकि रेलवे कर्मचारी अपने मूल काम पर लौट आएं। इसके अलावा 36 साल से जारी प्रोटोकॉल के तहत रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर्स को भी दौरे के वक्त वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ऑर्डर में कहा गया है कि बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर्स की विजिट के वक्त मिलने वाले वीआईपी ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस को फौरन वापस लिया जाए। इतना ही नहीं, सीनियर अफसरों को अपने घरों में ड्यूटी पर लगे स्टाफ को भी फौरन रिलीव करना होगा। बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने कहा कि दौरे पर गया कोई रेलवे अफसर अब बुके और गिफ्ट भी नहीं लेगा। अब चेयरमैन और मेंबर्स की जोनल विजिट में आवाजाही के वक्त जनरल मैनेजर को स्टेशन पर मौजूद रहना जरूरी नहीं है। आज से मेट्रो में सफर करना हुआ महंगा। देश की राजधानी दिल्ली वालों को आज 10 अक्टूबर से मेट्रो में सफर करने के लिए ज्यादा खर्च करने होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लाख मना करने के बाद भी डीएमआरसी ने किराया बढ़ोतरी का फैसला नहीं बदला है। आज से मेट्रो के किराए में 20 से 33% की बढ़ोतरी हो गई है। पहले चरण में किराया बढ़ने के बाद मेट्रो यात्रियों की संख्या कम हो गई थी। बावजूद इसके डीएमआरसी ने मेट्रो के किराए में फिर से वृद्धि की है। फिलहाल न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम 50 रुपये निर्धारित है, लेकिन 1 अक्टूबर से अधिकतम किराया बढ़कर 60 रुपये हो गया है। डीएमआरसी की जानकारी के अनुसार मेट्रो में सफर के लिए अब 2 किलोमीटर तक के लिए 10 रुपये, 2 से 5 तक के लिए 20 रुपये देने होंगे। पहले 5 किलोमीटर के लिए 15 रुपये देने पड़ते थे। इसी तरह 5 से 12 किलोमीटर तक के लिए अब 20 रुपये की जगह 30 रुपये देने होंगे। स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को प्रत्येक यात्रा पर 10% की छूट मिलती रहेगी। डीएमआरसी के अनुमान के अनुसार मेट्रो के कुल यात्रियों में से 70% स्मार्ट कार्ड उपभोक्ता हैं। अलवर में अपने पति और 4 बच्चों का मर्डर करवाने वाली महिला। अलवर के सनसनीखेज 5 लोगों की सामूहिक हत्याकांड के मामले में प्यार और धोखा की कहानी सामने आई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नए राज सामने आ रहे हैं। पति, 3 बेटों और भतीजे की हत्या कराने वाली महिला संतोष शर्मा ने गिरफ्तारी से बचने का लिए हर चाल चली। उससे चल रही पूछताछ में वह पुलिस को गुमराह करने प्रयास करती रही, जबकि पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया था कि संतोष ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर 5 लोगों का मर्डर करवाया। नौसद लखनऊ रोड पर वैगनार कार अनियंत्रित होकर पल्सर गाड़ी से टकराई। नौसद लखनऊ रोड पर महिंद्रा एजेंसी के सामने वैगनार कार अनियंत्रित होकर पल्सर गाड़ी से टकराई। पोल गांड रहे मजदूर आया चपेट में, स्थिति गंभीर, जिला अस्पताल भेजा गया। नौसद चौकी के सिपाही व 100 नंबर की गाड़ी मौके पर गई। अक्सर ट्रेन, बस और दूसर वाहनों में लिखा होता है कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। आज आपके लिए सबसे जरूरी संदेश है कि भारत की सड़कों पर यात्री अपनी जान की रक्षा स्वयं करे। कहा जाता है कि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है। और मौत कभी बताकर नहीं आती, लेकिन ये भी सच है कि भारत की सड़कों पर मौत कहीं भी, कभी भी, किसी भी मोड़ से आ सकती है। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए केंद्र की सराहना की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के वादे के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में विकास कार्य के लिए मिल रही आर्थिक मदद की सराहना की है। मुख्यमंत्री के लोक संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को परियोजनाओं के माध्यम, विशेष रूप से सड़कों, ऊर्जा के क्षेत्र में और बुनियादी ढांचा खड़ा करने में सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का दृष्टिकोण बिहार के मामले विकास के रूप में बहुत सकारात्मक है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव पूर्व 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिए जाने के वादे के बारे में पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सारी योजनाएं उसी का हिस्सा है।
उल्लेखनीय है कि होटल के बदले भूखंड मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के जनता के बीच जाकर सफाई देने की मांग को राजद द्वारा ठुकरा दिए जाने पर प्रदेश की महागठबंधन सरकार में शामिल राजद और कांग्रेस से गत जुलाई महीने में नाता तोड़कर नीतीश ने भाजपा के साथ प्रदेश में राजग की सरकार बना ली था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 14 अक्टूबर को बिहार आगमन के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत हर्ष की बात है कि पटना विश्वविद्यालय के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आ रहे हैं। चुनाव जीतकर भी राहुल अमेठी नहीं आते। शाह अमित शाह मंगलवार को एक दिन के दौरे पर अमेठी पहुंचे। यहां उन्होंने गांधी परिवार के साथ खासकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि राहुल बताएं कि वे यहां क्यों नहीं आते, यहां विकास क्यों नहीं होता, यहां अभी तक कलेक्टर ऑफिस क्यों नहीं बना था, यहां एफएम क्यों नहीं खुला। उन्होंने कहा, बताइए 2014 लोकसभा में चुनाव जीते राहुल गांधी अमेठी क्यों नहीं आते, जबकि चुनाव हार गई स्मृति ईरानी यहां आती रहती हैं और विकास की बात करती हैं। बताया जा रहा है कि शाह लोकसभा चुनाव 2019 का आगाज अमेठी से ही करेंगे। इस शो में सीएम योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी भी शामिल हुए। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी हमसे 3 साल का हिसाब मांगते हैं, हम उनसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। राहुल गुजरात में हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अमेठी में कलेक्टर ऑफिस क्यों नहीं बना था, टीबी हॉस्पिटल क्यों नहीं खुला था। इस देश में सरकार के 2 मॉडल हैं, एक गांधी नेहरू मॉडल और एक मोदी मॉडल। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि योगी जब दोबारा वोट लेने आएंगे तब यूपी भी गुजरात जैसा विकसित हो जाएगा। राहुल जल्द संभालेंगे कांग्रेस की कमान, सोनिया गांधी। राहुल गांधी जल्द ही कांग्रेस की कमान संभालेंगे। यह खुलासा खुद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया है। न्यूज एजेंसी अनी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल की ताजपोशी जल्द की जाएगी। वैसे राहुल को पार्टी अध्यक्ष पद सौंपने की खबर पिछले कुछ समय से मीडिया में छाई हुई है। कई राज्यों की प्रदेश इकाई ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किए हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी को दिवाली के बाद पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जा सकती है। गौरतलब है कि राहुल ने भी पिछले माह अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि वह कांग्रेस नेतृत्व का उत्तरदायित्व संभालने के लिए तैयार हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पटाखे फोड़ने का समय तय। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोग दिवाली के दिन शाम के 6:30 से 9:30 तक महज 3 घंटे पटाखे जला सकेंगे। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर उच्चतम न्यायालय की रोक के कुछ दिन बाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया। पटाखों से प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को व्यापारियों को अस्थायी लाइसेंस जारी करने को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए। न्यायमूर्ति एके मित्तल और न्यायमूर्ति अमित रावल की खंडपीठ ने कहा कि बाद में भविष्य के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता, वैट घटाने वाला देश का 5वां राज्य बना। मध्य प्रदेश ने पेट्रोल पर 3% और डीजल पर 5% तक वैट वैल्यू एडेड टैक्स घटा दिया है। इस फैसले के बाद राज्य में पेट्रोल 73.31 रुपये में और डीजल 59.37 रुपये में मिलेगा। नए रेट्स शुक्रवार रात से लागू हो जाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का एनडीए शासित चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड ने वैट घटाने का फैसला लिया था। वहीं कांग्रेस शासित हिमाचल में भी कम किया गया है। बता दें कि देश के 29 राज्यों में से 17 में एनडीए का शासन है। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में गुरुवार को यह फैसला लिया गया। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा कि सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल 1.70 रुपये और डीजल 4 रुपये सस्ता हो जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों राज्यों से 5% तक वैट घटाने की अपील की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात दौरे पर बोले, राहुल तो अमेठी तक का विकास नहीं कर पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के गुजरात चुनाव कैंपेन का पहला फेज शुक्रवार से शुरू हुआ। योगी बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं और बीजेपी उनकी लोकप्रियता का विधानसभा चुनाव में फायदा लेना चाहती है। गुजरात के वलसाड़ जिले में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी तो अपने चुनाव क्षेत्र अमेठी तक का विकास नहीं कर पाए। कांग्रेस ने पैसा विदेशों में भेजने का काम किया है। देश में विकास नरेंद्र मोदी की ही अगुवाई में हो रहा है। वलसाड़ में योगी ने कहा, अमित भाई यहां आते हैं पर राहुल गांधी इटली भाग जाते हैं, तब उन्हें गुजरात की याद नहीं आती। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में एक बात मशहूर है कि किसी भी चीज की मंजूरी के लिए वे नेहरू गांधी परिवार की तरफ देखते थे। अगर उनकी तरफ से न हो गया तो वे भी चुप हो जाते थे।
सरकारी अधिकारी ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रगान का अपमान किया। जम्मू कश्मीर के एक स्कूल में एक सरकारी अधिकारी द्वारा राष्ट्रगान के कथित अपमान मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और लोगों से इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की गई है। छात्रों और शिक्षकों ने आरोप लगाया कि सहायक आयुक्त राजस्व एम.एस. खान बृहस्पतिवार को किश्तवाड़ जिले में एक स्कूल का निरीक्षण करने गए थे और वहां बज रहे राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया। राहुल गांधी की पीएम नरेंद्र मोदी को सलाह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पाकिस्तान की तारीफ करने पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। पाकिस्तान की तारीफ में डोनाल्ड ट्रंप के किए ट्वीट की तस्वीर को राहुल गांधी ने अपने पेज से ट्वीट करते हुए लिखा है, मोदी जी जल्दी कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से गले लगाने की जरूरत है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका भव्य स्वागत किया था। पहली बार किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए भोज का आयोजन किया था। नोटबंदी की दुनिया भर में तारीफ, अब गुजरात के नतीजे बताएंगे जेटली। अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे सुधारों को लागू करने के लिए पूरी दुनिया भारत की हिम्मत की दाद दे रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे बता देंगे कि लोग किसका सपोर्ट करते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में जेटली ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर दुनिया में एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है। इसमें भारत की इमेज एक भरोसेमंद देश की बनी है। जेटली अमेरिका में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) की मीटिंग में हिस्सा लेने आए हैं। बीते 3 सालों को देखें तो कई देशों की इकोनॉमी में गिरावट आई है। इससे तुलना करें तो भारत बेहतर स्थिति में था। इसका फायदा उठाते हुए नोटबंदी, जीएसटी जैसे सुधार किए। इसके लिए काफी हिम्मत की जरूरत थी। यहाँ दुनिया भर से आए लीडर्स और एक्सपर्ट्स सुधारों को लेकर भारत के हौसले की तारीफ कर रहे हैं। जेटली ने कहा कि हमने रिफॉर्म्स किए लेकिन कांग्रेस आलोचना कर रही है। सही बात तो यह है कि कोई भी कांग्रेस की बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा। दरअसल नोटबंदी ने एक तरह से ब्लैक मनी से चलने वाली शैडो इकोनॉमी पर चोट की। ब्लैक मनी को हटाना कभी भी कांग्रेस की प्राथमिकता में नहीं रहा। इसी को लेकर आज वे तनाव में हैं। जीएसटी पर कांग्रेस अपना रुख बदल रही है। कांग्रेस शासित सभी राज्य या जीएसटी लाने की बात कहते रहे लेकिन कांग्रेस इस एक समान टैक्स का विरोध करती रही। राहुल ने देश का अपमान किया, स्मृति। राहुल गांधी के कमेंट की शनिवार को मोदी सरकार की 2 महिला मंत्रियों ने आलोचना की। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने शायरी ट्वीट की। लिखा, ए सत्ता की भूख, सब्र कर, आंकड़े साथ नहीं तो क्या, खुदगर्जों को जमा कर, मुल्क की बदनामी का शोर तो मचा ही लेंगे। दूसरी ओर, फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने बीजेपी को एंटी वुमन बताने वाले राहुल के बयान पर कहा, हमारी पार्टी ने देश को 4 महिला सीएम दिए, 4 महिला गवर्नर दिए और 6 महिला कैबिनेट मिनिस्टर दिए। दरअसल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की 100वीं रैंकिंग को लेकर शुक्रवार को मोदी सरकार पर तंज कसा था। राहुल ने मशहूर हिंदी कवि दुष्यंत कुमार का एक शेर ट्वीट किया था। लिखा था, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेर बहस ये मुद्दा। इसके बाद राहुल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसी शेर को अंग्रेजी में भी ट्वीट किया था। शनिवार को बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने राहुल को इसी का जवाब दिया। स्मृति ईरानी ने एक दूसरा ट्वीट भी किया। लिखा, आश्चर्य की बात नहीं कि आदरणीय पीएम को नीचा दिखाने की चाहत में राहुल ने देश का अपमान किया। स्मृति ईरानी ने अपने ट्वीट के साथ मोदी सरकार में हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा का एक ट्वीट भी अटैच किया है। नड्डा ने लिखा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर फैक्ट्स बनाम फिक्शन, सच बनाम झूठ, यह उनके लिए जो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर हमारे देश को बदनाम करना चाहते हैं। त्योहारों में अपने घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, 1 मिनट में बुक हो जाएगी तत्काल टिकट। महीनों पहले टिकट नहीं बुक कर सके लोग अब त्योहारी सीजन में अपने घर जा सकेंगे। दिवाली और छठ के दिनों में ट्रेन से अपने घर जाने वालों के लिए खुशखबरी है, आज हम आपके लिए पास तत्काल बुकिंग का ऐसा तरीका लेकर आए हैं जी। सकी मदद से आप 1 मिनट से भी कम वक्त में तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। तत्काल टिकट बुक करने का फास्ट तरीका tactcalfishshow.com तत्काल बुकिंग के लिए फास्ट तरीका लेकर आई है। इसके लिए आपको गूगल पर तत्काल फिश शो ब्राउजर एक्सटेंशन सर्च कर उसे फायरफॉक्स या क्रोम एक्सटेंशन स्टोर पर जाकर ऐड टू क्रोम के जरिए ऐड करना होगा। इसे ऐड करने के बाद आपको इसे परमिशन अलाउ करना होगा। इसके बाद अगले स्टेप में आपको तत्काल फॉर शो एक्सटेंशन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको IRCTC पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद अपनी यात्रा की डिटेल लॉगिन करने के बाद आपको अपने सफ़र की पूरी जानकारी
वहां भरनी होगी। अगले स्टेप में सफर करने वाले यात्री का पूरा ब्यौरा भरना होगा। फिर आखिरी में आपको टिकट के फेयर का पेमेंट ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ भी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर पेमेंट वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आपको बुक नाउ पर क्लिक करना है, आपका तत्काल टिकट बुक जाएगा। भुखमरी खत्म करने में भारत से आगे नेपाल। 119 देशों की सूची में नेपाल 72वां स्थान पर। भारत की तुलना में नेपाल भुखमरी की समस्या खत्म करने वाले देशों की सूची में आगे है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की ओर से गुरुवार को जारी 2017 वैश्विक भुखमरी सूचकांक जीएचआई के आधार पर नेपाल काफी तेजी से अपने देश में भुखमरी खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेपाल इस मामले में बाल कुपोषण और बाल मृत्यु दर में कमी लाकर गंभीर से अब मध्यम सूची में आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में नेपाल का जीएचआई स्कोर 42.5 था और 2017 में यह घटकर 22 हो गया। जीएचआई यह नना अमीर देशों और छोटी जनसंख्या वाले देशों पर नहीं करता है। वर्ष 2000 में नेपाल का जीएचआई स्कोर खतरे की श्रेणी में था। जीएचआई की 119 देशों की सूची में नेपाल को 72वां स्थान मिला है। नेपाल इस स्थान के साथ श्रीलंका 84वां, बांग्लादेश 90, भारत 97, पाकिस्तान 107 और अफगानिस्तान 111वां से आगे है। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। डॉक्टर अब्दुल कलाम। युवाओं और आम लोगों के दिलों पर राज करने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइलमैन के नाम से जाता है, की आज 86वीं जयंती है। भारत रत्न डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। डॉक्टर कलाम का जीवन सदा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया। डॉक्टर कलाम ने देश को सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं में आत्मनिर्भर बनाते हुए विकास के नए मिशन को देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया। आज उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। कलाम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे जो वास्तव में पूरी तरह से वास्तविक रूप से धर्मनिरपेक्ष था। वे हर धर्म का आदर करते थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में कोई भी एक ऐसी बात नहीं की या आचरण नहीं किया जिससे यह लगे कि किसी धर्म विशेष के प्रति उनका लगाव या झुकाव था। उनका पूरा जीवन ही प्रेरणास्पद है। डॉक्टर कलाम देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो कि सोशल मीडिया में लगातार सक्रिय रहते थे और युवाओं तथा नए वैज्ञानिकों एवं बालकों के लिए प्रेरक बातें लिखा करते थे। हम आपको बताते हैं डॉक्टर कलाम द्वारा कही गई वो अहम बातें जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। एक, जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया उससे किसी ऐसे गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी सी जगह पर सुविधाहीन सामाजिक दशाओं में रह रहा हो। 2, यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है। 3, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। 4, सबके जीवन में दुख आते हैं, बस इन दुखों में सबके धैर्य की परीक्षा ली जाती है। 5, जीवन में सुख का अनुभव तभी प्राप्त होता है जब इन सुखों को कठिनाइयों से प्राप्त किया जाता है। सोमवार को गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली के पूर्व एक बार फिर गोरखपुर के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन इस बार वे गोरखपुर एवं कुशीनगर जनपद के लिए दीपावली का उपहार भी साथ ला रहे हैं। चिर प्रतीक्षित फर्टिलाइजर कारखाना का भूमि पूजन करने के साथ ही वे पिपराइचमा चीनी मिल निर्माण के लिए शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा दोनों जिलों के लिए 20 से ज्यादा विकास कार्यों के निर्माण का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 अक्टूबर की रात या फिर 16 अक्टूबर की सुबह गोरखनाथ मंदिर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 अक्टूबर को फर्टिलाइजर कारखाना का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही गेल गैस टर्मिनल का भी भूमि पूजन करेंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के प्रबंधक अभिषेक सिंह ने बताया कि गेल गैस टर्मिनल का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। असल में फर्टिलाइजर में उत्पादन के लिए बनारस से पाइपलाइन लाई जा रही है जो गैस की आपूर्ति करेगी। यह घनघटा संतकबीरनगर जिले से खजनी, सहजनवा एवं सदर तहसील होते हुए गोरखपुर आएगी। इसके पश्चात पिपराइच जाकर चीनी मिल का शिलान्यास करेंगे। पिपराइच और फर्टिलाइजर में आयोजित होने वाले दोनों ही कार्यक्रमों में सीएम जनसभा को संबोधित करने के साथ कई योजनाओं को शिलान्यास एवं लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी आज गुजरात में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने गृह राज्य गुजरात आ रहे हैं, जहां वे गांधीनगर के पास एक गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश इकाई के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी। गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जीतू वाघानी
ने कहा कि प्रधानमंत्री सोमवार को गुजरात गौरव महासम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसका आयोजन भाजपा गुजरात गौरव यात्रा के आज समाप्त होने के मौके पर कर रही है। उन्होंने कहा कि 15 दिवसीय गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत 1 अक्टूबर को हुई थी और इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पाकिस्तानी महिला को दिया जाएगा वीजा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रविवार को घोषणा की कि एक पाकिस्तानी महिला को भारत में यकृत लिवर प्रतिरोपण सर्जरी कराने के लिए वीजा दिया जाएगा। सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा, हम भारत में फरजाना इजाज को यकृत प्रतिरोपण सर्जरी कराने के लिए वीजा दे रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान में फैसलाबाद के निवासी एम मोहसिन ने ट्वीट कर सुषमा से उनकी बीमार रिश्तेदार को वीजा देने का अनुरोध किया था। अखिलेश यादव ने पिता मुलायम और चाचा शिवपाल को दिया एक और झटका। समाजवादी पार्टी सपा की ओर से सोमवार को जारी की गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव को हटा दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी से शिवपाल यादव के समर्थकों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं रामगोपाल यादव का पार्टी में रुतबा बढ़ाया गया है। उन्हें पार्टी में प्रमुख महासचिव का पद दिया गया है। इस सूची में एक और नाम चौंकाने वाला है। हाल ही में बीएसपी छोड़कर सपा में आए इंद्रजीत सरोज को पार्टी में महासचिव का पद दिया गया है। इसके अलावा आजम खान और नरेश अग्रवाल को भी महासचिव बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले महीने ही आगरा में पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव को दोबारा से सपा का अध्यक्ष चुना गया था। धनतेरस के दिन फीकी रही सोने की चमक, चांदी में भी गिरावट। दिवाली से पहले धनतेरस के दिन फुटकर और आभूषण विक्रेताओं की सांकेतिक लिवाली के बावजूद विदेशों में कमजोरी के रुख से दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 140 रुपये टूटकर 30,710 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। धनतेरस को सोने और चांदी के साथ अन्य बहुमूल्य धातुओं की लिवाली करने के मामले में शुभ दिन माना जाता है। बहरहाल, सांकेतिक लिवाली के बावजूद सोने की चमक आज बढ़ नहीं पाई। प्रमुख वैश्विक मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मजबूत होने से विदेशों में सर्राफा मांग प्रभावित होने से दाम में गिरावट देखी गई, जिससे मुख्यतः यहां सोने में गिरावट रही। फुटकर विक्रेताओं की सांकेतिक लिवाली के बावजूद चांदी की कीमत 400 रुपये घटकर 41,000 रुपये प्रति किग्रा रह गई। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर में सोना 0.45% घटकर 1,288.70 डॉलर प्रति औंस रह गई, जबकि चांदी 0.64% घटकर 17.09 डॉलर प्रति औंस रह गई। योगी ने अयोध्या में की सरयू आरती। योगी आदित्यनाथ बुधवार शाम दोनों डिप्टी सीएम और मिनिस्टर्स के साथ अयोध्या में दिवाली मनाने पहुंचे। इस मौके पर यूपी के गवर्नर राम नाईक भी मौजूद था। सरयू के तट पर रामकथा पार्क में योगी और राम नाईक ने राम, सीता और लक्ष्मण का माला पहनाकर स्वागत किया, आरती और राजतिलक भी किया। बाद में अपने भाषण में यूपी सीएम ने कहा, हजारों वर्ष पहले त्रेता युग की स्मृतियों से जोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार, जब 14 सालों के बाद राम जी का अयोध्या आगमन हुआ होगा। अयोध्या ने दुनिया को दिवाली दी, लेकिन उस पर प्रश्न चिन्ह लगे। क्यों? अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए। इस मौके पर सरयू के घाट पर 1.87 लाख दीप जलाए गए और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। योगी ने कहा, इस अयोध्या ने दुनिया को वो सब कुछ दिया जो मानवता का रास्ता मजबूत करता हो। रामराज्य दिया, जिसमें दुख और दरिद्रता का स्थान ना हो। अयोध्या क्यों उपेक्षित हुआ, क्यों लगातार नकारात्मक चर्चा का विषय बना? नकारात्मकता से सकारात्मकता से ले जाने का अभियान है हमारा। 4 चरणों में ये कार्यक्रम पूरा होना है। अभी पहला चरण है टैक्स पेयर्स के लिए अब ऑनलाइन चैट सर्विस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स के लिए ऑनलाइन चैट सर्विस शुरू की है। इसके जरिए टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपनी क्वेरीज कर सकेंगे। इसके लिए डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर एक अलग विंडो दी गई है। incometaxindia.gov.in पर एक आइकॉन दिया गया है। इस पर लिखा है लाइव चैट ऑनलाइन आस्क योर क्वेरी। यहाँ से आप अपने सवालों के जवाब डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में एक अफसर ने कहा, हमारे डिपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट टैक्स एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई गई है जो टैक्स पेयर्स की जनरल क्वेरी का जवाब ऑनलाइन देगी। इस अफसर ने कहा, देश में टैक्स पेयर्स को बेहतर सर्विस देने के लिए यह कदम उठाया गया है। हम लोगों से फीडबैक लेने के बाद इस सर्विस में कुछ नए फीचर्स भी जोड़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकें। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दिवाली मनाई। इसमें यूएन में अमेरिका की रिप्रेजेंटेटिव निक्की हेली और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सेंटर्स फॉर मेडिकेयर सीमा वर्मा समेत कई अफसर शामिल हुए। ट्रंप ने कहा, दिवाली हिंदू धर्म का सबसे अहम त्योहार है।
इस मौके पर मैं लोगों की सुख शांति का कामना करता हूँ। पिछले साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान भी ट्रंप दिवाली सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ओवल ऑफिस में हुए दिवाली सेलिब्रेशन में चेयरमैन ऑफ द यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन अजीत पई और प्रिंसिपल डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी राज शाह भी शरीक हुए। ट्रंप की बेटी इवांका भी इस प्रोग्राम में शामिल हुई। पिछले साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान इवांका ने वर्जीनिया और फ्लोरिडा के मंदिरों में दिवाली मनाई थी। पिछले साल ट्रंप ने न्यू जर्सी में इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के एक प्रोग्राम में दिया जलाया था। ट्रंप ने फेसबुक पर लिखा, हमने दिवाली सेलिब्रेट की, खासतौर पर भारत के लोगों को याद किया। भारत में हिंदू धर्म के मानने वाले रहते हैं और वे लोग ही अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाते हैं। मेरा पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक खास रिश्ता है। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे अहम त्योहार है। इस मौके पर मैं लोगों की सुख शांति का कामना करता हूँ। दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा हिंदू हैं। 20 लाख से ज्यादा हिंदू अमेरिका में रहते हैं।